नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए। बहुत दिन हो गया था। उम्मीद है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वस्थ होंगे। आज मैं 4-5 मिनट मैं आपका लूँगा। इसके बाद आज से नीतू मैम का इसके बाद क्लास है। मैंने जहाँ भी विज्ञापन दिया है, एक छोटा सा लाइन मैंने लिखा है। वो लाइन है, 16 वर्षों से एक ईमानदार प्रयास। मैं ने विज्ञापन में तो लिख दिया, और ईमानदार प्रयास लिखना बड़ा आसान है, लेकिन इसको व्यवहार में लागू करना बड़ा कठिन है। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यदि शिद्दत से प्रयास किया जाए तो इसको लागू भी किया जा सकता है और बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। दीक्षांत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने जो शुरुआत की है, उसको इस कोरोना काल में धीरे धीरे व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि अभी तक सर फाउंडेशन क्लास क्यों नहीं शुरू हुआ, उसको शुरू किया जाए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का क्लास शुरू किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं निरंतर लगा हुआ हूं। हमारी एक समस्या जो थी हमारे ऐप की, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। आज उसका लास्ट डेट था हमारे जो डेवलपर थे टीम का, कि आज मैं दे दूंगा, तो मैं प्रॉपर तरीके से ऐप को लॉन्च कर दूंगा और अपने कोर्स को भी अनाउंस कर दूंगा। और ये भी याद रखिएगा कि मैं यहाँ से अपने एफर्ट को पूरा जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने करंट के क्लास को ऑर्गेनाइज़ किया, आशीर्वाद सर, दीपक सर, बीच बीच में मैं और एक दो लोगों को लेकर के मैं एक बेस्ट करंट अफेयर्स की क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। पीटी के लिए एक निरंतर क्लास हमारा चल रहा है, जो उन छात्रों के लिए है जो इस बार पीटी दे रहे हैं। पीटी बूस्टर के नाम से मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूँ, आपने देखा होगा, कमिंग सून। और उसके बाद इमीडिएट मैं एक जीएस फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी ऐप तैयार होते ही मैं लेकर के आ जाऊँगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं आज से ही आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली हॉट स्पॉट हो चुका है। कोई भी टीचर किसी दूसरी जगह घर से बाहर निकलकर पढ़ाने में डर रहा है। किसी को मैं अपने घर तक, स्टूडियो तक ले आऊँ, मेरे लिए एक कठिन काम है। और अगर हर घर के बगल में 2-4 पेशेंट हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि ये जो क्लासेस चल रहे हैं कल के डेट में ये भी बंद हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। जब तक हो सकता है प्रयास जारी है, और इसी ईमानदारी पूर्ण प्रयास, ऑनेस्ट एफर्ट को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के क्रम में आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी पेपर का क्लास के लिए मैंने अपने साथ काफ़ी प्रयास से जोड़ा है नीतू मैम को। और जो हमारी परंपरा रही है, आज से उनका क्लास शुरू है, तो हम लोग उनको थोड़ा वेलकम कर दें, बुलाता हूं मैं उनको। ये क्लास का डेट भी हम लोग बहुत जल्द डिसाइड कर देंगे और इस क्लास को भी शुरू करेंगे, क्योंकि एक इंग्लिश कंपलसरी का क्लास निरंतर चलते रहना चाहिए। ये हम लोगों का प्लान है कि साल में 3 बार 4 बार एक क्लास लगातार चलता रहे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके क्वालिफाई किए बिना आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होती है, तो ये भी ज़रूरी है। मैं इनवाइट करता हूँ नीतू मैम को। हाँ मैम, आ जाइए आप।
हाँ, आ जाइए आप। जो हमारी परंपरा रही है उस परंपरा का हम लोग अनुपालन करते हैं। क्लास में ये गुलदस्ता आप लोग देते थे, आज आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं मैम को वेलकम करता हूँ इस दीक्षांत मंच पर। मैम से आप परिचित होंगे, मैम से आप परिचित होंगे। केडी कैंपस इंडिया का बहुत बड़ा नाम है और नीतू सिंह फाउंडर हैं इस संस्थान के, और ये भी इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। एक ज़माना था 2003 का, 4 का, 5 का, जब मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाता था। उस समय मुखर्जी नगर में आईएएस के बच्चों को कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाने वाला केवल एक टीचर थी, और वो थी नीतू मैम। मेरे ख्याल से इन्होंने 2010 तक, 2011 तक इन्होंने केवल और केवल आईएएस के बच्चों को पढ़ाया, कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाया। इसके बाद इनके अंदर महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ी और इन्होंने अपने इस कोचिंग के फील्ड को और ज़्यादा व्यापक किया, और फिर हर क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजी कम पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इनसे सारे बच्चे हमारे परिचित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ हैं वहीं तालियों से मैम का स्वागत कीजिए। आपकी ताली की आवाज़ हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से मैम आज का क्लास लेंगी, और मैं फिर से इनको वेलकम करता हूँ अपने इस मंच पर, और मैं माइक मैम को देता हूँ कि इसके बाद क्लास मैम आगे प्रोसीड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कोई इशू नहीं। किसमें था इसमें? चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनफैक्ट हमारे और सर की जान पहचान आप लोग शायद नहीं पता होगा। सतीजा हाउस में ये मेरे ऊपर फ्लोर में थे और उसके नीचे मैं थी, और उस समय मैं तो स्ट्रगल कर रही थी, सर इस्टेब्लिश नेम थे। और इन लोगों को देख के मुझे लगता था कि यार मैं भी आईएएस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती तो शायद ज़्यादा कामयाब होती। लेकिन पता नहीं क्यों शुरुआत से ही, जब से स्ट्रगल किया मैंने, तब से हमें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के ही ट्यूशन्स मिलते रहे। तो इंग्लिश मीडियम के होने की वजह से, इंग्लिश में अच्छा ज्ञान होने की वजह से मैं इंग्लिश में ही उतर गई। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ा विचित्र लगा, जब मैं पहली बार मुखर्जी नगर में पहुंची हूं, तो मुझे एक चीज़ बड़ा विचित्र लगा कि बच्चा जो है कंपल्सरी इंग्लिश में फेल हो रहा है, और वो बच्चा इतना अच्छा स्टूडेंट है। मैं आपको बताती हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है यूपी पीसीएस में 9th रैंक लाया था, और वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल करने के बाद मेरे पास आया था। बाद में वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देके वो 9th रैंक ला के चला गया। लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो रैंक होल्डर्स हो सकते थे, वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल किए हैं। और कंपल्सरी इंग्लिश में मैंने एक चीज़ महसूस किया कि 2011 के बाद मैंने कंपल्सरी इंग्लिश धीरे धीरे पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया एसएससी में, बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी। फिर बत्रा सिनेमा पूरा कंप्लीट भर के चलता था इंग्लिश के बैचेस, तो मैं थोड़ा सा हटती चली गई। लेकिन मैंने एक चीज़ मार्क किया कि यूपीएससी के बच्चों को वो इंग्लिश फिर कभी नहीं मिला। शायद उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था, उस समय के कोई भी वीडियोस रिकॉर्डेड नहीं थे। तो वीडियोस अगर रिकॉर्डेड नहीं थे तो इसके कारण जो बाद में टीचर्स आए, उन लोगों ने बच्चों को सिर्फ ग्रामर पढ़ाते चले गए। बिल्कुल मुझे नहीं महसूस हुआ कि बच्चों को सही दिशा दिया गया कि जहाँ पे जाके वो कंपल्सरी इंग्लिश में पास कर सकें। उस समय, जिस समय मैंने पहली बार कदम रखा था, मैंने सुना था कि कंपल्सरी इंग्लिश में 5000 बच्चे फेल किए। आज भी सर से मैं बात कर रही थी कि सर अब का भी तो वही हालत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे पास आते थे कि मैम कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास ले लीजिए ना। मैं कहती थी यार टाइम नहीं मिलता। लेकिन लॉकडाउन में मैंने एक चीज़ महसूस किया कि मेरे पास स्पोकन इंग्लिश का, मेरे पास कंपल्सरी इंग्लिश के बहुत बच्चों का मैसेज आया,
और आईएएस के बच्चों का मैसेज आया कि ठीक है अब तो आप फ्री हैं, आप तो क्लास ले सकती हैं। तो मैंने आईएएस के लिए अलग से बैच बनाया और उसमें मैंने कंपल्सरी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और उसके अलावा जो अब 1.5 महीने के बाद मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग का। आप लोग इतना मेहनत करते हो, सिविल सर्विसेज के बच्चे इतना मेहनत करते हैं, कहाँ अटकते हो? जाके कंपल्सरी इंग्लिश में। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, चाहे संस्थान हो चाहे बच्चा हो, इस चीज़ को एक बहुत बड़ा हर्डल है, ये मानने को तैयार ही नहीं है, ये मानने को तैयार ही नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, जिनका इंग्लिश में अपना एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी बिल्कुल नहीं है, और वो लोग आज कंपल्सरी इंग्लिश छोड़ो ना यार, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानती हूँ बेटा, मैं आपको हिंदी पढ़ा नहीं सकती हूँ। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं हिंदी पढ़ाऊँगी तो मैं बहुत जगह पे अटकती हूँ। कभी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अटक जाती हूँ, स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अटक जाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि यार मैं हिंदी पढ़ाने लायक नहीं हूँ। लेकिन आज बाज़ार में ऐसे भी टीचर्स बैठे हैं जिनकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और उनका फ्लुएंसी सब कुछ ख़राब है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप 2 चीज़ें करना। एक तो आप लोगों को दीक्षांत की तरफ से एक पीडीएफ अभी मिल जाएगा, और एक पीडीएफ और मैं सेंड करूँगी। थोड़ी देर बाद आपको एक पीडीएफ और मिलेगा। उस पीडीएफ का वीडियो आप कहोगे तो मैं दीक्षांत में भी लोड करवा दूँगी। उस पीडीएफ का वीडियो हमारे केडी कैंपस के भी चैनल में है। आप खुद महसूस करोगे कि हम ग्रामर बहुत कम करते हैं, हम ग्रामर बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर का पोर्शन बेटा स्पोकन के लिए और आपके कंपल्सरी के इंग्लिश के लिए बहुत थोड़ा सा है। आपका सबसे मेजर हर्डल है कि आप जो बोलना चाहते हो, जिस लेवल का आपका थिंकिंग है, जिस लेवल का ऐसे लिखना है आपको, आप जो बोलना चाहते हो और जो दर्शाना चाहते हो, जो भाव व्यक्त करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास सटीक शब्द और आपके लेवल का शब्द होना चाहिए। मैं बहुत छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक में आपको बहुत, ठीक है मैं दीक्षांत पे लोड करा दूंगी। आपका रॉक बॉय सचिन शर्मा, देखो नाम भी क्या है शिवम, मेरा कंपल्सरी इंग्लिश का एक बैच तो शुरू हो गया है। और कहना जिसकी किस्मत में काम करना लिखा होता है, सिर्फ मार्च के महीने में जो ज़बरदस्त मुझे खुशी मिली कि मुझे छुट्टी मिली, और 10 अप्रैल को पहली बार मैं YouTube में पहुंची रात में ऐसे ही पढ़ाने के लिए। करीबन उसी समय 20 मिनट के अंदर करीबन 1,500 बच्चे जुट गए, और आधे घंटे के बाद मेरा वीडियो कट गया क्योंकि मैं मोबाइल से आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये रिस्पॉन्स मिलेगा। उस दिन से लेके आज तक मैं बिल्कुल पूरा दिन, मेरा आधा दिन पूरा क्लास रहता है, आधा दिन पूरा मटेरियल बनता है। आपको मैं बहुत शानदार मटेरियल बना के दूंगी। अब सुनो ध्यान से, जो आपको करना है, आपको बहुत थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना है, बहुत सारे वोकैब करने हैं। कितना थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना है मैं आपको समझाती हूँ। आज एक छोटा सा क्लास में दूंगी आपको समझ में आ रहा होगा। यस लवली, अब 10 अप्रैल से मेरे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। 10 अप्रैल की रात को 11:30 बजे मैं गई थी यूट्यूब में पहली बार। हाँ मधुर, रेगुलर तो क्लास नहीं होगी बेटा दीक्षांत में, लेकिन दीक्षांत के साथ मैं जुड़ रही हूँ तो यहाँ का एक कंपल्सरी इंग्लिश का बैच तो मैं ज़रूर लूँगी। और सबसे मेन चीज़, एक चीज़ और है कि दीक्षांत के साथ मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगी। और क्योंकि एक चीज़ मैं बताती हूँ, 2005 के शुरुआत से मैं सर को जानती हूँ, और मुझे एक चीज़ पता है कि इनके जैसा एकदम सौम्य, डाउन टू अर्थ और किसी तरह का कोई भी तरह के पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं रहने वाले टीचर्स के साथ मैं काम करना पसंद करूँगी। और आईएएस में मैं काम करूँगी। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अब जब वो आईएएस की तैयारी करेंगे तो मैं इनको यहाँ भेजना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैं अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि हाँ कहीं कुछ कमी ना रह जाए, वैसे ये भी ध्यान रखते हैं। तो जो एक मैनेजमेंट कम टीचर होते हैं ना, हम दोनों वही है। अच्छा रहेगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं बेटा। अनरियल मैन, आपने शशि थरूर वाली इंग्लिश कही है, वो शशि थरूर वाली इंग्लिश भूल जाओ, पहले तो नॉर्मल इंग्लिश बोलो ना। हम लोग नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। चलिए आज आपको एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम लोग रिटन इंग्लिश में चलेंगे। देखो, जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो या इंग्लिश लिखना चाहते हो, सबसे पहला काम है कि करने वाला कौन है, पहले ये बताइए।
मैं ये कहती हूं करने वाला हाँ, करने वाला कौन है? मैं कह रही हूं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। करने वाला कौन है? मैं हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं तो मैं आपका सब्जेक्ट हूं, ठीक है ना? पढ़ाती हूं यानी कि पढ़ाती हूं, ये आपका वर्ब है। सो रिमेंबर, एक सेंटेंस कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना चाहिए। एक वाक्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं दे दूं आपको, लेकिन प्लीज़ अभी हम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा सकते, है ना? हम पैसिव वॉइस, मोनी गुप्ता, मैम जल्दी जल्दी मत बोलिए बेटा, मैं थोड़ा सा है ना करंट है, क्या करूं मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, चलो धीरे बोलती हूँ। देखो निशी, आपने क्या गलती किया, क्या गलत किया, ध्यान से सुनना। आपने पहले वर्ब लगा दिया। मैंने क्या कहा था? सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। मैं पढ़ाती हूँ, ये भी तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो सेंटेंस में होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैंने कहा मैं मतलब सब्जेक्ट, पढ़ाती हूँ यानी कि वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करने वाला, करता होता है ना, करने वाला। मैं पढ़ाती हूँ, पूछोगे किसको, क्या? दो चीज़ें पूछ सकते हो। मैं पढ़ाती हूँ क्या? इंग्लिश। इसका मतलब है जो इंग्लिश है ना वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है अभी मैं लिखवाऊंगी। इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। कभी होता है वाक्य में, कभी नहीं होता है। मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, आपने पूछा क्या? मैं पढ़ाती हूँ, पूछोगे किसको? यानी ये जो क्या और किसको जो है ना बेटा, ये क्या और किसको का जवाब जो है ना, इसका जो जवाब है वही ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? छोटी सी चीज पढ़ाई मैंने आपको, बहुत छोटी सी चीज। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अमित कुमार, वेरी गुड। रोहित, आपने वो भी गायब कर दिया। रिया, वेरी गुड। अब सुनो, सचिन पूछ रहा है मैम केडी कैंपस वाली है। जानते हो बेटा बात क्या है? कुछ सालों तक तो हम अपने नाम को ही प्रचार नहीं करते थे। जब शुरू में बाजार आए थे, तो जब मैं मुखर्जी नगर आई थी, तो सिर्फ लोग जानते थे एक ही नाम से कि सो एंड सो वाली मैडम। लेकिन जब टाइम में प्रॉब्लम आता है, जब समय ख़राब होता है, तब लगता है कि नहीं, जब बच्चे जानते हैं तो अपने असली नाम से जाने ना। तो इसीलिए आप नीतू सिंह नाम से जानिए, सही रहेगा। हाँ, केडी कैंपस वाली है। चलो, उदय, यूपीएससी के लिए इसलिए हेल्पफुल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो बता दूं, हिंदी मीडियम में करीबन 25 से 30% रिजल्ट मेंस का हर साल रुकता है बिकॉज ऑफ कंपल्सरी इंग्लिश। क्योंकि बीच में एक बार मैंने कुछ ऐसा कर दिया था एडवर्टीजमेंट, जिसमें कई आईएएस के इंस्टीट्यूट्स भी खिलाफ हो गए थे मेरे। मैंने सीधा सीधा डेटा लिख के दे दिया था। मैंने सीधा सीधा आईएएस का डेटा लिख के दे दिया था, जो प्री में बैठते हैं और जो इंटरव्यू में पास करते हैं उसका डेटा क्या है। और उसका डेटा में एक मेजर पोर्शन था जो ख़त्म था बिकॉज ऑफ कंपल्सरी इंग्लिश। इसीलिए आप ध्यान रखो आप अच्छे से कि कंपल्सरी इंग्लिश में आने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ पहले वो समझो। करने वाला सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले आगे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब, और वर्ब का असर जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट। तो कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे भाई? वर्ब जैसे बोलोगे। अच्छा वर्ब क्या है भाई? जिससे क्रिया का एहसास हो, जिससे अवस्था का एहसास हो। जैसे मैं जाती हूँ वर्ब है। मैं आती हूँ, कम, गो, स्लीप, ईट, टीच, स्टडी, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है ना? जैसे मैंने कहा टीच, पूछोगे क्या? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है। दे किल्ड, किल्ड वर्ब है। किल्ड किसको? जिसका नाम लोगे वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब करने वाला सब्जेक्ट, जो क्रिया हुआ वो वर्ब, और क्रिया जिस पे हुआ वो
ऑब्जेक्ट, बस इतना फिक्स करो दिमाग में। करने वाला सब्जेक्ट, जो किया वो वर्ब, और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट। बोली कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, बताओ कोई प्रॉब्लम? यहां पर मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिख के दे दिया और ये आपका स्ट्रक्चर। देखो अब मैं इसको मिटाने वाली हूं क्योंकि इसके आगे बढ़ना है मुझे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। डॉली मैं क्लास लेती हूं डेली, लेकिन अब एकदम एग्जैक्टली यहाँ तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग एक बार सर से बात कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको कहा कि ग्रामर बहुत थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा कंसेप्ट तो बताना था ना मुझे, इसलिए मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि आइंदा से इसके आगे जब तक मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाऊंगी यही स्ट्रक्चर रहेगा। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आओ, मैंने कहा जब तक मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाऊंगी यही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई इस वर्ब को चेंज करते जाओ, किसके अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है क्या बोलना चाहते हो। आज जो मैं आपको बोलना चाह रही हूं, मैं आपको संभावना पढ़ाना चाह रही हूं। संभावना मतलब कि भाई हो सकता है। अब कई लोग बोलते हैं नहीं मैम, जैसे हिंदी में जो आपको ट्रांसलेशन से सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, जो सकता है, सकती है में खत्म होता है उसमें कैन लगाओ। भाई क्यों कैन लगाएं? दो तरीके का वाक्य सुनो, मैं ये बॉक्स उठा सकती हूं, यहां मेरी एबिलिटी है। ऐसा, ऐसी बीमारी जानलेवा हो सकती है, यहां एबिलिटी नहीं है, यहां पॉसिबिलिटी है, संभावना है। मैंने कहा मैं ये बॉक्स उठा सकती हूं, ये क्षमता बता रही हूं, ये मैं अपनी क्षमता बता रही हूं। लेकिन ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, ये संभावना है, ये एबिलिटी नहीं। ऐसा तो कहीं भी हो सकता है, ये भी संभावना है। इसीलिए आखिरी में नहीं, सबसे पहले अब सोचो क्या बोलना चाह रही मैं। ये शायद खतरनाक हो, शायद वर्ड तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपको वाक्य में अगर संभावना दिखे तो इस वर्ब का क्या करना, इसमें हेल्पिंग वर्ब में लगाना, और मेन वर्ब जो होता है ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना बेटा, बहुत लोग नहीं जानते हैं ये बेस फॉर्म क्या है। तो वर्ब का बेस फॉर्म समझ जाओ क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जो वर्ब, जैसे आप पूछोगे मैम खाने का इंग्लिश क्या है, मैं कहूँगी ईट, वही तो बेस फॉर्म है। मैंने आपको प्योरेस्ट फॉर्म दिया। होने का इंग्लिश क्या है मैम? बी। जनरली V1 और वर्ब का बेस फॉर्म सेम होता है, लोग कंफ्यूज करते हैं, वो हम आपको बहुत डिटेल में अपने चैनल में पढ़ाए हुए हैं, वो अभी बाद में देख लेना। अभी फिलहाल यहाँ पे समझो क्या है कि वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि सिर्फ आप मुझसे जो वर्ब पूछोगे ना, बस वही बेस फॉर्म है। दिस मीन्स अगर संभावना वाला वाक्य है तो में लगाएंगे वर्ब का बेस फॉर्म, और अगर संभावना थोड़ी कम लगे आपको तो ठीक है, संभावना कम है तो में की जगह पे माइट लगा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि हमारा यही स्ट्रक्चर है जिस पे आज हम क्लास खत्म करेंगे। देखो, यस लवली, वेरी गुड। देखो जो पहले से क्लास कर रहा है वो जानता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसने कहा ना 10 तारीख से क्लास कर रही है मेरा, बहुत कुछ फ्री में बहुत कुछ पढ़ाया मैंने, इसीलिए क्योंकि मैं जान रही हूँ अभी ऐसा समय चल रहा है, सब लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मेरा कहना है यार थोड़ा सा, जैसे मुझे देखो ना, सारा बिजनेस ज़ीरो बना हुआ है, लेकिन कहाँ डिप्रेस लग रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं होता। एक बार मैंने किसी को कहा कि पता नहीं लोगों को कैसे डिप्रेशन होता है, मुझे तो नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कभी गाय भैंस को डिप्रेशन होता है? मैंने कहा ये तो बिल्कुल खड़े खड़े इज्जत उतारने वाली बात है, कभी गाय भैंस को डिप्रेशन होता है। चलिए क्लियर हो गया? आइए बोलो, सब्जेक्ट में वर्ब का बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट, कम संभावना सब्जेक्ट, माइट वर्ब का बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए वेरी गुड।
अब इसको मिटाओ। यस, अब आओ शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में आओ। इस तरह के सेंटेंस जो बारिश वगैरह पे होते हैं, ध्यान रखना, टाइम, मौसम, टाइम, मौसम, इन सब के जो वाक्य होते हैं, डेज, इन सब के वाक्य हम शुरू करते हैं इट से। इट से शुरू करते हैं। आज रात की इंग्लिश होती है टू नाइट। ठीक है, अब ये टू नाइट आगे पीछे कहीं भी लिख दो। अगर आगे लगाना चाहते हो तो कॉमा लगाओ। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, बारिश, शायद बारिश होगी, इट मे रेन, इट मे रेन टू नाइट, या इट मे रेन। देखो, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस में बेहतर होगा कि ये जो टाइम वाले पोर्शन है ना, इसको पीछे लगा दो, है ना। इट मे रेन टू नाइट। नाउ टेल मी वन थिंग, मे क्यों लगाया? माइट भी लगा सकते थे। माइट नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि जो हम लोग छोटी सी चीज़ एक और सीख लेना, जब भी हम मौसम की बात करते हैं ना बेटा, मौसम की बात, तो हम मे यूज़ करते हैं। क्योंकि जितने भी मेट्रोलॉजी में यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में आप देखोगे, हमेशा इस्तेमाल जो होता है वो मे होता है। क्योंकि अगर कम बताएंगे तो हो सकता है लोग ध्यान नहीं देंगे, उससे बात क्या होगा, मारे जाएंगे वहाँ पे अगर रह गए तो। ज़्यादा दिखा दोगे संभावना, तो इससे क्या होता है ना कि कई बार होता है एक हवा का रुख चेंज हुआ, अब पूरा का पूरा जो वहाँ पे तूफान आने वाला था नहीं आया। तो इसीलिए ये ऐसा साइंस है जो बिल्कुल कब चेंज हो जाए कोई श्योरिटी नहीं है इसका। इसलिए इसने क्या किया हुआ है, हमेशा मे लगाया हुआ है। इट मे रेन टू नाइट, नितिश, बाय टू नाइट नहीं होगा, सिर्फ टू नाइट होगा। क्लियर? अब आओ, नेक्स्ट है, कोरोना हमारी जिंदगी को शायद बदल दे। ठीक हो गया, कोरोना हमारी जिंदगी को शायद बदल दे। इसका मतलब है कि इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढो, कौन है, कोरोना। वर्ब कौन है, बदल दे। क्या, हमारी जिंदगी। समझ में आया? पहले तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को तो फिट करो अपने दिमाग में। सुमेश, आपने मे से शुरू किया है बेटा, मत करो ये काम, मत करो। क्योंकि आप लोग अगर ये लिख रहे हो, मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रही हूँ, फिर आपका सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। थोड़ा रोज़ 1 घंटा इंग्लिश को दे दो, ठीक है ना। आप लोग यार जिस लेवल की तैयारी करते हो ना, रियली मैं एडमायर करती हूँ मैं कि आप लोग इतने गांव से, छोटे जगह से आके इतना हिम्मत करते हो कि भाई मैं IAS बनना चाहता हूँ। एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गया। कंपल्सरी इंग्लिश बस वही पूंछ है जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। कोरोना, एक तो हैंडराइटिंग भी आपका कर्सिव होना चाहिए। देखो मेरा कर्सिव हैंडराइटिंग है, ठीक है ना। और अगर पूछोगे कर्सिव हैंडराइटिंग क्या होता है या बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अभी हाल में मैंने 3 क्लास फ्री में यूट्यूब में लिया है 5 से 7, उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कराया है, वो देख लो। कोरोना शायद बदल दे, मे चेंज, शायद के लिए मे लगा दिया। जहाँ पर भी शायद आ रहा है ये बता रहा है कि मे है, यानी कि पहले सब्जेक्ट, मे, वर्ब का बेस फॉर्म, क्या चेंज, क्या, हमारी जिंदगी, हमारे के लिए आर आया, मेरे अकेले के लिए माई आता, आपकी जिंदगी योर, उसकी जिंदगी हिज, लड़की है तो हर, इसीलिए चेंज आर लाइफ। लो, कोरोना में चेंज आर लाइफ। माइट को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि माइट थोड़ी है यार, में है ना, एकदम कोई बहुत कम संभावना थोड़ी है। ठीक है हिमांशी, केडी लाइव पर होता है बेटा, यहाँ पे मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो दीक्षांत के प्लेटफॉर्म पे आप ये जानिए कि आप सबसे IAS में जो सबसे नामी है अभी हिंदी मीडियम में, जिसके पास सारे माहिर टीचर्स अभी मौजूद हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मैंने क्या कहा सर के बारे में, बिल्कुल ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। और जो IAS के फील्ड के जो माहिर धाकड़ लोग हैं, जिनको मैंने शुरुआत से देखा है, जब मैं शुरू में आई थी मुझे लगता था यार मैं कुछ नहीं हूँ, ये कहाँ ऐसे ऐसे टीचर के सामने मैं कहाँ टिकूंगी। और बहुत अच्छा लगा, इन लोगों से इतना प्यार मिला कि इन लोग अपने ऑप्शनल पढ़ाते थे, अपने GS पढ़ाते थे और कंपल्सरी इंग्लिश के लिए मेरे पास भेज देते थे।
तो एक मुझे हमेशा आईएएस के जो टीचर्स हैं उनसे एक छोटी बहन का एक फीलिंग आया है कि सब लोग अपने कमा रहे हैं बड़े बड़े अमाउंट, लेकिन मेरे पास ही मेरे कमाई के लिए बच्चे भेजते थे। आइए कोरोना, अब देखो मैंने सेंटेंस का देख रहे हो साइज बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना ये सब्जेक्ट है, शायद यानी कि में लगाएंगे, क्या बदल देगा, अगेन तो वही चेंज, वर्ब तो वही है चेंज, लेकिन आगे देखो आदतें, व्यवसाय और यहाँ तक की, यार यहाँ तक की का इंग्लिश क्या होता है, हमारे सामाजिक समारोह। देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, कोरोना सब्जेक्ट है, बदल देगा शायद यानी कि में चेंज हो गया, क्या क्या हमारी, अगेन हमारी के लिए आ रहेगा एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट और ये तीसरा ऑब्जेक्ट, और ये इसका इंग्लिश क्या करें। यही तो छोटे मोटे चीज़ों का इंग्लिश आना चाहिए आपको, अगर नहीं आएगा तो मुश्किल होगा। इसीलिए देखो क्या लिखेंगे इसमें, कोरोना पहले तो सब्जेक्ट, फिर में वर्ब का बेस फॉर्म चेंज, चेंज क्या हमारी, अब आ गया आदतें, आदतें का इंग्लिश होता है हैबिट्स। अब पता है हम अपने क्लास में जो ले रही हूँ मैं, अब मैं सीधा स्क्रीन दे देती हूँ, बोलती हूँ खुद बनाओ, मैं नहीं बनाती। द रीज़न इज़ एक महीने के बाद बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए हैं ना, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो खुद बना रहे हैं, और वोकैबुलरी भी अब मैं नहीं दे रही हूँ कि खुद सोचो, तो अब काफ़ी एक्सपर्ट हो गए। एक सवा महीना हुआ, अभी 15 तारीख से शुरू किया था और आज कितना है 20-22 तारीख तक उन लोग बहुत अच्छा कर चुके हैं। कल 20 तारीख था, कल क्लास था उनका, मैं कुछ भी नहीं दे रही थी वर्ड्स। कोरोना में चेंज अवर हैबिट्स, कॉमा व्यवसाय, व्यवसाय का इंग्लिश ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, एंड यहाँ तक की का इंग्लिश होता है इवेंट। ठीक है, देख लो जो मैंने कहा, ये छोटे छोटे वर्ड्स कहीं पर, जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट ने अभी तक जितना पढ़ाया है करीबन 350 वोकैबुलरी का पूरा पीडीएफ बना के दे दिया। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, एक जगह सब उठा के उसने दे दिया। एंड इवेंट सामाजिक समारोह, व्हाट इज सामाजिक समारोह, बोलो बोलिए, चलिए आपसे पूछ रही हूं, सामाजिक का इंग्लिश क्या होगा। हाँ, समाज पढ़ते हो आप, है ना, सोसाइटी, सामाजिक सोशल, और समारोह इज सेरेमनीज, है ना, सेरेमनी जो होता है वो समारोह होता है, तो प्लूरल बनाना है तो सेरेमनीज होता है। एंड इवेंट सोशल सेरेमनीज। आप कहोगे सेरेमनीज क्या है, हम तो सेरेमनी सुने हैं, है ना, क्लियर। सोशल गैदरिंग, बेटा सोशल गैदरिंग तो तुम लोगों ने अभी सीखा। सोशल इवेंट्स, वेरी गुड, सोशल इवेंट्स, सोशल गैदरिंग नहीं बेटा, सोशल गैदरिंग मत लिखो, समारोह, सेरेमनी, वेरी गुड, सोशल सेरेमनी। अब देखो सोशल सेरेमनी का सेरेमनीज कैसे बन गया यार, वाई कहाँ गया, ये छोटी छोटी चीज़ें आप नाउन में पढ़ोगे कि अगर लास्ट में वाई आता है, लास्ट में वाई आता है, उसके पहले वर्बल नहीं है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में चेंज करते हैं, फिर ईएस लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए आपको, नहीं आती इसीलिए क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो, डजेंट मैटर। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि ठीक है बेटा, गरीब पैदा हुए आपकी गलती नहीं है, गरीब मरोगे भी, ये तो आपके लिए सरासर क्राइम है ना, तो इसीलिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी देखनी चाहिए आपको। सोशल इवेंट्स बिल्कुल सही आकाश, सोशल इवेंट्स चलेगा। गुलाब आपका वर्ड गलत है, यस वेरी गुड निशी, वेरी गुड, वाई हटेगा, आई में चेंज होगा, फिर ईएस लगेगा। आफ्ताब, आपको 1999 के बैच के बारे में जानकारी चाहिए बेटा, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, यहाँ क्लास में नहीं, क्योंकि अभी मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे यहाँ पढ़ाने दो। और आप चाहो तो अभी देखो अच्छा नहीं लगता, मैं अभी यहाँ पर भी अपना नंबर नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ कि मेरे टीचर्स करें, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि मैं वो काम किसी के और के प्लेटफॉर्म पे करूँ। आप सर से पूछना, सर आपको सारा सब कुछ डिटेल बता देंगे, ठीक है। अब छोड़िए, आइए आगे चलते हैं।
क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट देखो सेंटेंसेस। संजू कोई बात नहीं, लेट हो गई, आप शुरू से बाद में देख लेना। अभी फिलहाल ये सेंटेंसेस देखो। और सोशल पार्टीज कुछ नहीं होता है अनरियल मैन, सोशल पार्टीज कुछ नहीं होता। जल्दी देखिए फटाफट। Very good, Shivam. Very good. Very good. See, and he has written completely correct English. Hindi medium doesn't mean that we are unable to understand English. Very good. That is what I want from you. मैंने क्या कहा? मैंने कहा 30% लोग, 25% लोग जो यूपीएससी कंपल्सरी में फेल करते हैं, उनको यार समझना चाहिए, हमने पूरा हाथी निकाल लिया, पूछ रह गया, ये पूछ है, लेकिन ये भी तो निकलना ज़रूरी है। और तुम्हारा पूछ निकल चुका है, क्योंकि तुमने जो लिखा है दैट इज करेक्ट इंग्लिश। आजा। सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, शायद देगी। सरकार, द गवर्नमेंट लिखना, हम जब भी गवर्नमेंट लिखेंगे हम द लगाएंगे। रीजन क्या है भाई? सरकार तो हमारी निश्चित है ना। जब किसी निश्चित नाउन के तरफ इशारा करते हो तो वो आर्टिकल द लेता है। विशाल देखो सब सही लिखा बेटा, आपने वर्ब छोड़ दिया, बताइए, ठीक है, वर्ब छोड़ दिया। रिलैक्सेशन का स्पेलिंग गलत है गौरव। दीपा, रेमिटेंस क्यों लगा रहे हो इतना डिफिकल्ट वर्ड आप इसमें? कंसेशन तो छूट का मतलब हो गया कि जैसे आपको फीस में कंसेशन मिलता है उपेंद्र, उसकी बात कर दी आपने। रिलीफ, वीके तिवारी, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ध्यान रखो। देखो, द गवर्नमेंट शायद देगी, मे गिव। मे गिव क्या? कुछ, कुछ का मतलब सम होता है, और रियायतें का मतलब हो गया रिलीफ्स। बस यही तो मैं चाह रही हूं कि आप लोग गलती जो कर रहे हो खुद देखो। विकी, आपने अगेन वही काम किया है, मे गिव, ठीक है, आप सब सही कर रहे हो। विजय, सम रिलीफ, ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना कि मैं आपको कुछ रियायतों की बात कर रही हूं तो रिलीफ्स होगा। देखो, और यहां पर देखो ध्यान से, मे गिव, मे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का बेस फॉर्म, और कुछ ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा, तुम लोग तो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो बेटा। सब्सिडी नहीं नहीं नहीं, आनंद, एस नंद, सब्सिडी नहीं, यहाँ पे सब्सिडी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे अगर हम लॉकडाउन पीरियड में कुछ रियायतों की बात कर रहे हैं, ठीक है कन्हैया जी, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बचपन से मेहनत नहीं किया अपने आप आ जाएगा। अमेरिका एवं अन्य विकसित देश, ये हो गए आपके सब्जेक्ट। शायद यानी कि में लगाना है। प्रतिबंध लगाएं, ठीक है ना, प्रतिबंध लगाएं, क्या? प्रतिबंध लगाएं इस वर्ब, क्या? प्रतिबंध। पहले तो इतना मुझे करना है और ये लास्ट में कर देंगे। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो पकड़ लो। मैंने क्या कहा था? यस, अमेरिका एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज में, निशा आगे जाके गड़बड़ कर गई आप। कंपनसेशन तो बेटा होता है जब किसी को आप हर्जाना देते हो। अमेरिका, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आईएएस वालों को स्पोकन भी करा रही हूँ, क्योंकि आप इंटरव्यू में भी गलत करके आ जाते हो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए क्योंकि आप नर्वस हो जाते हो, जरा सा एक दो लाइन वो लोग इंग्लिश में बोल देते हैं, तो इसीलिए स्पोकन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, आप जब इंग्लिश बोलते हो तो बेटा चीन नहीं बोलते हो, इट्स चाइना। आप अमेरिका नहीं बोलते हो, इट्स अमेरिका। आप मिस्र नहीं बोलते हो, इट्स इजिप्ट। आप तुर्की नहीं बोलते, इट्स टर्की, है ना। तो इंग्लिश जब बोलते हो तो इंग्लिश नाम भी यूज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। अमेरिका एंड अन्य, अन्य का मतलब हुआ अदर। विकसित, विकसित का मतलब डेवलप्ड।
जो विकसित है वो डेवलप्ड है, और जो विकासशील है वो डेवलपिंग है। डेवलप्ड क्या? देश। एक कंट्री नहीं है कि मैं कंट्री लगा दूं, यहाँ पे देशों की बात हो रही है। अन्य विकसित देश है ना, तो कंट्रीज, अगेन वही काम किया, वाई चेंज इनटू आई, फिर ईयर्स। कंट्रीज शायद लगाएं, में। अब सुनो, लगाएं का इंग्लिश क्या होगा? तो डिपेंड करता है उसके बाद कि वर्ड क्या है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में वर्ड क्या है, ठीक है ना? बताइए क्या होगा? बैन। बैन क्या करना है यार, बैन थोड़ी करेगा, रेस्ट्रिक्ट थोड़ी होगा। टेक रेस्ट्रिक्शंस। शिवम, आपने वर्ड तो रेस्ट्रिक्शन सही लगा दिया, लेकिन उसके पहले आपने वर्ब सही नहीं लगाया। सुनो, कोई चीज़ ज़बरदस्ती जब थोपा जाता है ना, थोप दिया जाता है, जैसे क्या भाई, हम लोग पे टैक्स थोप दिया जाता है ना, कभी कभी फाइन थोप दिया जाता है, कभी कभी कुछ प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं, तो कहते हैं मैं इम्पोज। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है इम्पोज। इसीलिए इम्पोज का मतलब लिखना थोपना, लगाना, जो चीज़ पसंद नहीं हो। इम्पोज टैक्स, इम्पोज फाइन, एंड इम्पोज क्या? प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध। इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शंस, सम सैंक्शंस भी कहते हैं ना इसको, तो ठीक है ना। आपसे तो एग्जैक्ट वर्ड की उम्मीद थी, आप लोग तो वो नॉर्मल वर्ड भी नहीं दे पाए बेटा। कन्हैया जी, आज मैंने स्टार्ट ही किया है, अगर आपको एक और क्लास देखना है तो वो मैं आज सर को दे दूंगी, वो भी सर चाहे तो लोड कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो लाइव क्लास नहीं होगा। जैसे आपसे बात हो रही है, वो हमारा 1 महीने पहले का क्लास है, जो मैंने अगेन फर्स्ट क्लास ही लिया था, और मुझे लगा मैं आपको वो क्लास दे दूंगी, इसीलिए मैंने उसका सेकेंड क्लास जो है ना वो ले आई हूँ मैं बना आपको कराने के लिए। फर्स्ट क्लास आपको दे दूंगी, ठीक है ना? यस बेटा, इम्पोज के लिए लेवी, अनरियल मैन, वेरी गुड। लेवी भी होता है और इम्पोज भी होता है, तभी तो मैंने कहा लगता है थोप दिया गया है तो इम्पोज, वरना जो कानूनी रूप से लगाया जाता है और कलेक्ट किया जा सकता है वो लेवी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सुधारात्मक कदम। भाई ऐसे वर्ड्स ही तो पढ़ने हैं आपको। ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब कहाँ है? शायद कर दे, कर दे, क्या कर दे? क्या? हृदय परिवर्तन, ठीक है। और आगे का कट्टर अपराधियों के, ठीक है। ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें ये सब्जेक्ट का देखना है कि ये सब्जेक्ट क्या है, सुधारात्मक कदम। अब सुनो ध्यान से, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो सुधारात्मक है। पहले, या कह सकते हैं जो अरब के देशों में है वो दंडात्मक है। दंडात्मक का मतलब होता है आँख के बदले आँख की बात होती है, और यहाँ पे सुधार करने के ज़्यादा हम लोग इसमें रहते हैं। इसलिए निर्भया केस में जो उसके वकील का था, उसका एक और आर्ग्यूमेंट था कि इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ये बिल्कुल 18, 19, 20 साल के लड़के हैं, 20-22 साल तक है मैक्सिमम, और इनको सुधार का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है। इस ग्राउंड पे भी आर्गुमेंट हुआ था। सुधारात्मक का मतलब होता है रिफॉर्मेटिव। कदम, एक स्टेप थोड़ी लिया जाएगा, बहुत सारे कदमों की बात हो रही होगी, है ना, स्टेप्स। तो कहोगे फिर सुधारात्मक के बदले में अगर दंडात्मक कदम होता तो क्या होता? उसको कहते हैं प्यूनिटिव। स्टेप्स लगा सकते हो, नहीं तो मेजर्स भी लगा सकते हैं। इसीलिए सुधारात्मक कदम के लिए आप जो जानते हो, एक कॉपी बनाते हैं, बनाइए आप, और कॉपी में आधा कॉपी वोकैबुलरी का रखिए, आगे से ये सब का रखिए। उसके बाद आपको सारा PDF आपको मिलता जाएगा। आप उसको हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिखो, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा। अभी छोटा छोटा पैराग्राफ होगा इसमें, अभी तो अब जो मैं करा रही हूँ बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ क्या, इनफैक्ट ऐसे करा रही हूँ अब तो, ठीक है। करेक्टिव स्टेप्स चलेगा बेटा, लेकिन एनंद, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जो लॉ में,
ठीक है, क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा है, मुझे पता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हृदय परिवर्तन शायद कर दे, में चेंज परिवर्तन कर दे, शायद कर दे, तो परिवर्तन करना हो गया मे चेंज। अब मे चेंज क्या क्या, द हार्ट ऑफ, किसके हार्ट, कट्टर अपराधियों के, ऑफ कट्टर, कट्टर इज हार्डकोर क्रिमिनल्स। अब मैं इसका फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगी, ठीक है, अभी रुकना। मैं चेंज द हार्ट ऑफ हार्डकोर क्रिमिनल्स, कट्टर अपराधी इज हार्डकोर क्रिमिनल, अनरियल बिगटेड फेनेटिक जो होते हैं ना वो कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर, अपने विचारधाराओं को लेकर। यहां मैं क्रिमिनल्स की बात कर रही हूं। यस, वेरी गुड रॉक बॉय। ब्रिंग चेंज की जगह पे रॉक बॉय आप चेंज भी लगा सकते हो ना, क्योंकि दो वर्ब लगा रहे हो आप फिर तो, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो गए तो बता दो मुझे फिर, नहीं ना, क्योंकि यूपीएससी वाले इंग्लिश पढ़ने में बोर होते हैं, उनको लगता है यार ये तो समय की बर्बादी है। लेकिन 1 घंटा पढ़ लोगे तो आपको, आपने जो बाकी 18 घंटे जिसको दिए हैं ना वो आपका कामयाब हो जाएगा। हो गया? चलिए, अब इसमें मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर सिखाना चाह रही थी आप लोगों को। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिटाऊं, देखो बाद में फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं मिटा दूं। ये देखो, इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं सिखाना चाह रही हूं, उसको ध्यान से सुनना। अपराधियों का हृदय, भारत की जनसंख्या, दिल्ली की समस्याएं, जहां पर भी का के की वाले सेंटेंस होते हैं ना हम उनको ऐसे पलट के लिखते हैं। भारत की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उल्टा किया है ना। दिल्ली की समस्याएं, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, देखो उल्टा किया। इसीलिए अपराधियों के हृदय, द हार्ट्स ऑफ क्रिमिनल्स, तो हार्डकोर क्रिमिनल्स था क्योंकि कैसा अपराधी है वो भी दिया था। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम उलट के लिखते हैं, ये काफी अच्छा है। कन्हैया बात तो सही है, क्योंकि अगर आपको करिश्मा मज़ा आ रहा है, चलो तो मज़ा आ रहा है तो फिर मैं आगे कराती हूँ आपको थोड़ा और, ठीक है। चलिए, अच्छा दंडात्मक वर्ड आ गया। शुरू करें? अब देखो, मैंने अभी आज का जो क्लास में मैंने कोशिश की है कि अगर एक वर्ड सीखते हो बेटा तो उसके साथ आप और भी तो तरह के सेंटेंस बना सकते हो। इसलिए मैंने आपको फिर से रियायत से सेंटेंस बना के दिया है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने कर यानी कि टैक्स से रियायत की बात की है। यहाँ पे क्या है, सरकार यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब दे सकती है क्या, कर में कुछ रियायत है ना, दे सकती है क्या रियायत, और रियायत किस में भाई, कर में। इसीलिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ढूंढो कौन है। मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट जब भी लिखना कैपिटल द लगा देना। द गवर्नमेंट मे गिव, आगे तक तो सम रिलीफ तक तो वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी। रिलीफ यहाँ पर सिंगुलर होगा क्योंकि कर, एग्जैक्ट कर की बात हो रही है। मे गिव सम रिलीफ इन टैक्स, वेरी गुड, इन टैक्स। बस आगे तो हमने कुछ भी नहीं किया, देखो ना, तभी तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रामर पढ़ो और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हो वो करो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दंडात्मक उपायों से जेल अधिकारी मामले और बिगाड़ देंगे।
दंडात्मक उपायों से है यार, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। अभी तो इसके पहले जो पढ़ा था उसमें सुधारात्मक उपाय ही सब्जेक्ट था, लेकिन जैसे ये से आया हम तुरंत पीछे हट गए। क्या कि भाई ये सब्जेक्ट तो नहीं है। करने वाला कौन है? जेल अधिकारी है। क्या करेगा? बिगाड़ देगा क्या? मामले को। और ये तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट पकड़ो ना, सब्जेक्ट पकड़ो तो सब्जेक्ट को शालिनी आप ये सारे जो बोल रहे हो ना रिलैक्सेशन, तो रिबेट रिलैक्सेशन आप लगा दो, कंसेशन नहीं, कंसेशन फीस में होता है, आप रिबेट कर सकते हो। जेल अधिकारी यानी कि क्या है जेल अधिकारी का इंग्लिश बताओ तो? जेल ऑफिसर्स, ठीक है, या ऑफिशियल्स भी कह सकते हो, या जैसे जेल पर्सनल भी वर्ड यूज कर सकते थे। प्रिजनर्स ऑफिसर नहीं होता बेटा, जेल ऑफिसर इज सफिशिएंट, ठीक है। प्रिजन वर्ड जो यूज होता है ना, उससे रिलेटेड हमारे पास कोई पोस्ट का नाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए जेल ऑफिसर्स बिगाड़ सकते हैं में। अब बिगाड़ना का इंग्लिश क्या होता है, ध्यान से सुनना। खराब इज बैड और खराब इज वर्स। अब बिगाड़ देते हैं ना, जो ये जो वर्स वर्ड है ना, इसका मतलब है और खराब, लेकिन खराब कर देना के लिए इसमें एन लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, वहीं पर मैं आपको पढ़ा दूंगी फिर, जिसमें एन लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। जैसे लेस का मतलब कम, लेसन का मतलब कम करना, ई एन लगाते हैं। वर्स का मतलब बदतर, बदतर बनाना तो ई एन लगा दो, है ना। इसीलिए कई ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं। अब आओ, जेल ऑफिसर्स में वर्सन क्या, क्या वर्सन? मामले को, द मैटर। किस चीज से? दंडनात्मक उपाय से, विथ प्यूनिटिव मेजर्स। अब बोलोगे बाई क्यों नहीं लगाया? बेटा बाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाई करने वाले के साथ लगता है पैसिव वॉइस में, वो चीज का इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ विथ लगता है, ठीक है ना। मनोज आपके लिए क्लास आज पहली बार हो रहा होगा, मेरा सजेशन मानना, आप कैन वाला भी देख लेना। कैन में जो मैंने पैसेज यूज़ किया है ना, बहुत बढ़िया पैसेज यूज़ किया है और वो आपके संविधान से रिलेटेड है, ठीक है। प्यूनिटिव मेजर्स में वर्सन द मैटर विथ प्यूनिटिव मेजर्स। निशी, उदय, में सबॉटेज, सबॉटेज का मतलब हो जाता है बेटा कोई चीज़ का नुकसान पहुंचा देते हैं ना, वो विद प्यूनिटिव सॉल्यूशंस नहीं बेटा, प्यूनिटिव मेजर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सरकार भुगतेगी, वर्ब, सब्जेक्ट है यहाँ पे, भुगतान करेगी तो वर्ब। शायद इसका मतलब में लगाना है। क्या भुगतान करेगी अगले चुनाव में, ये तो बात की बात है। खामियाजा इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मुझे सब्जेक्ट से शुरू करना है। अगेन सरकार है, द गवर्नमेंट। में जब भुगतान करते हो ना बेटा तो पे करते हो। में पे क्या भाई? द प्राइस पे करेंगे। अब किस चीज का प्राइस वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। अगर मैं कहूंगी ये जो सरकार ने नजरअंदाज किया ना, अपने इन डिफरेंस का प्राइस पे करेंगे, तो मैं लिखूंगी मे पे द प्राइस ऑफ इट्स इनडिफरेंस। अपनी जो क्रूरता है, जो कैलसनेस है, उसका भुगतान करेंगे तो मे पे द प्राइस ऑफ इट्स कैलसनेस, वो अलग चीज़ है ना। अब आगे मैं एक और आपको दूंगी कुछ और जो एकदम सटीक वर्ड होगा, वो बाद में दूंगी। मैं पे द प्राइस इन द अगला नेक्स्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे बहुत दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। खामियाजा भुगतना का एग्जैक्ट वर्ड है
बेयर द ब्रंट, बियर नहीं बोलना इसको, बियर सिर्फ पीने वाला बियर होता है, में बेयर द ब्रंट, ये एकदम एग्जैक्ट वर्ड है, खामियाजा भुगतने का, ठीक है। बेयर द ब्रंट, खामियाजा भुगतना, इसका मतलब है कि अगर हम में पे द प्राइस, ये पे द प्राइस जो वर्ड है, अगर मैं ये द प्राइस और पे को हटा दूं तो मैं उसकी जगह बिठा सकती हूँ ना, द गवर्नमेंट में बेयर द ब्रंट, ब्रंट ऑफ क्या, इट्स केयरलेसनेस, इट्स इनडिफरेंस, है ना, जो भी लगाना था लगा सकते थे, मैं उतना ज़्यादा उसको अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकती। अगले चुनाव में मैंने कहा था ना उल्टा कर देते हैं, इन। आप पूछोगे मैम ये द क्यों लगाया, आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसके साथ हम आर्टिकल द जनरली लगाते हैं, ठीक है। बस इन द नेक्स्ट इलेक्शन, पे द ब्रंट नहीं बेटा, बेयर द ब्रंट, पे द प्राइस होगा नहीं तो बेयर द ब्रंट, दोनों में से कोई एक लगाओगे, पे द प्राइस या बेयर द ब्रंट, है ना। बिहार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, द बिहार गवर्नमेंट विल हैव टू बेयर, नीतीश का सरकार, द नीतीश गवर्नमेंट विल हैव टू बेयर द ब्रंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, कब आने वाली है, इन द कमिंग इलेक्शन, आना समझ में। अगर बोलेंगे जो आने वाला इलेक्शन है ना उसमें, तो इन द कमिंग इलेक्शन होगा। बताओ समझ में आया। विजय आपने जो लिखा है सही लिखा है, थोड़ा सा आसान कर दिया। ईपीएफओ का बेटा बैच अलग चल रहा है, अलग चल रहा है बैच, ठीक है। चलिए, मैंने कहा मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ उनके प्लेटफॉर्म पे, तो बेटा मैं यहाँ पे कोई भी तरह का आपसे बिजनेस की बात नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगी आपको। समझ में आया। चलो, महामंदी क्या था, महामंदी का इंग्लिश आप लोग पढ़े हो, यूपीएससी वालों से बात कर रही हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये वर्ड होंगे। महामंदी, ठप हो जाए उसका इंग्लिश मैं आपको दूंगी। थैंक यू शिप्रा, शिप्रा। Yes, Shivam, you need to have, good vocabulary for doing these type of sentences. कन्हैया, आज पहला क्लास है मेरे से आपका, चलिए अच्छी बात है। आप लोग देखो जरा, बताओ मुझे महामंदी का इंग्लिश बताओ यार। रिसेशन यार, मंदी है, ग्रेट रिसेशन, स्लो डाउन, रिसेशन, एपिडेमिक तो नहीं है, ग्लोबल रिसेशन, ठीक है। यस, बहुत अच्छा वर्ड, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन वर्ड यूज़ किया गया था, जो पूरे वर्ल्ड में महामंदी आई थी ना, उसके लिए ग्रेट डिप्रेशन यूज़ किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दुनिया है ना, अब सेकेंड ग्रेट डिप्रेशन देखेगी, है ना। ये वर्ड यूज़ कर सकते थे, नहीं तो आप ग्लोबल रिसेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। हम ऐसे करेंगे दुनिया, अब दुनिया के साथ भी अब द वर्ल्ड लगाओगे। क्यों भाई, पूरी दुनिया की बात हो रही है, डेफिनेट है, द वर्ल्ड लगाओ, मतलब द गवर्नमेंट, द वर्ल्ड, ये सब के साथ द लगता ही है। द वर्ल्ड अब क्या है, सामना करे शायद, तो शायद का मतलब तो में हो गया, सामना करे का इंग्लिश है फेस। आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ते हो ना बेटा, तो आप कॉपी का एक किनारे से इतना भाग बना लेना। जानते हो क्यों? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रामर की, जो किनारे लिख लोगे ना तो वहीं पर तैयार हो जाएगा। यार एक छोटी सी चीज़ के लिए क्या करते हैं ना, बच्चे को पूरा चैप्टर 12 घंटे का पढ़ाते, क्या ज़रूरी है। बस छोटी छोटी चीज़ें किनारे लिखते चले जाओ। जैसे मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल द आएगा नेक्स्ट के साथ, क्यों आएगा भाई? नेक्स्ट जो है ना, नियर का सुपरलेटिव डिग्री है, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट।
ये सब आपको मैं क्लास में लिखवाऊंगी, अभी तो थोड़ा सा टाइम था इसलिए नहीं करा रही हूँ। और ये है पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये होता है, मैं पूरा वर्ड यूज कर दे रही हूँ, और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। और इसके साथ द आता है, क्यों? क्योंकि एक रूल है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। बस इतना छोटा सा के लिए मैं आपको एडजेक्टिव ले जाके 8 घंटा पकाऊं, क्या ज़रूरी है? ठीक है ना। द वर्ल्ड में फेस क्या? फेस महामंदी का फिर से सामना करेगी। ग्रेट डिप्रेशन, फिर से अगेन। आप कहोगे कि ग्रेट डिप्रेशन तो एक बार हो गया और ख़त्म है, अब कहाँ है? तो मैं कहूँगी भाई रिसेशन तो हर 3 साल 4 साल में आ जाता है, तो रिसेशन की तो बात ही नहीं करेंगे भाई, वो तो हर देश में कहीं ना कहीं आता रहता है। हम तो उसकी बात करेंगे महामंदी की जो आया था, और वही चीज़ फिर से आ सकता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। वो कहा मैंने, द वर्ल्ड में फेस ग्रेट डिप्रेशन अगेन। कई क्षेत्रों में, अब ये कई क्षेत्रों में की बात बाद में है, पहले तो मैं ये बताऊं ना कि सब्जेक्ट कौन है? रोजगार के अवसर। ये पूरा खाली रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर सब्जेक्ट है। शायद ठप हो जाए, हो गया बस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठप हो जाए क्या? तो यहाँ तो रोजगार के अवसर ही है जो ठप होगा, और किस चीज़ को ठप कर रहा वो नहीं हो रहा, ये ठप हो जाए। ठीक है ना। अब इसका वर्ड जो है ध्यान रखना, आपको कंपल्सरी इंग्लिश में मेरा काम खाली यही है कि बेटा ग्रामर नहीं, वोकैब पे ध्यान दो। सबसे पहले रोजगार के अवसर का होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। NITY होता है, लेकिन Y को हटाकर I लगाएं, क्यों? क्योंकि T था और मुझे प्लूरल बनाना था। अपॉर्चुनिटीज देखो, फेस की जगह पे सफर लगाओगे ना बेटा, तो फिर वो वर्ड नहीं चलेगा साथ में। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सब कहोगे नहीं आप तो का वाला सिखाया था, अभी आपने उलट दो। ठीक है, लिख दो ना, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो ये वर्ड है ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शायद ठप हो जाए। ठप होना का मतलब है एकदम रुक जाना। शायद के लिए में लगा दें, और ठप होना का इंग्लिश लिखो कम टू अ स्टैंड स्टिल। अब मैं इसमें फिर से आपको बताऊंगी। कई क्षेत्रों में, ये सब तो बात की बात है ना, कई क्षेत्रों में उल्टा करो, इन मैनी सेक्टर्स, इन मैनी सेक्टर्स। देखो, कम टू अ स्टैंड स्टिल इन मैनी सेक्टर्स। कन्हैया जी याद करा दिया आपने मुझे। जा, मैंने सुबह सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता कर लिया था यार, ये पानी ला के रख दिया। पढ़ाते पढ़ाते यही गलती हो जाती है। आज सुबह सुबह मैंने सुबह उठ के नाश्ता किया सिर्फ इसीलिए कि 3 बजे से पहले कुछ खाना नहीं है। देखो कहोगे मैडम भी अंधविश्वासी है। नहीं भाई, हिंदू हूँ, इतना तो समझती हो ना कि कम से कम अपने धर्म का पालन तो करूं। देखो, स्टैग्नेट का स्पेलिंग रॉन्ग है शिवानी, लेकिन स्टैग्नेट का मतलब होता है ना कोई चीज सड़ जाना या जम जाना, है ना, वो होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कम टू अ स्टैंड स्टिल, अगर मैं कहूं इतनी बारिश हुई ना कि ट्रैफिक एकदम ठप पड़ गया। द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। कोरोना के कारण जिंदगी ठहर गई है।
लाइफ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। देखो मैंने टेंस चेंज करते जा रही हूँ लेकिन मीनिंग तो वही लिख रही हूँ ना। कम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब जिंदगी ठप हो गई, सबका व्यापार ठप हो गया है। एवरी वंस बिजनेस हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। इसका मतलब है कि सारा का सारा वही करा रही हूं मैं आपको। आप समझो। नहीं मनोज, पानी नहीं पी सकते ग्रहण में 3:30 बजे तक। क्लियर हो गया। और जानते हो एक बात बताऊं, हम लोग सोचते हैं कि यार ये अंधविश्वास है ये सब। हम लोगों ने अपने धर्म का खुद ही सत्यानाश किया है। हिंदू धर्म बहुत साइंटिफिक धर्म था, हम लोग ने सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही होती है ना धरती पर, तो कहते हैं कीटाणु ज़्यादा पनप जाते हैं। इसलिए कहते हैं ग्रहण के बाद जो भी बचा खुचा खाना है नहीं खाना चाहिए उस समय, क्योंकि कीटाणु बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो रोशनी है वो नहीं आ रहा होता है प्रॉपर तरीके से, तो इसके कारण क्या होता है कीटाणु फैलता है। अभी जैसे मैंने परसों एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा यार क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दिल्ली बिल्कुल कोरोना का एकदम हब बन गया है। उन्होंने कहा मैम ये सूर्य ग्रहण से शुरू हुआ है ना, सूर्य ग्रहण तक ठीक हो जाएगा, मतलब उसके बाद धीरे धीरे सबसाइड कर। मैंने कहा आप डॉक्टर होकर बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ अब देखो ना, कोरोना जब शुरू हुआ उस समय सूर्य ग्रहण लगा था। मैंने कहा जब डॉक्टर ये बात बोल रहे तो मैं क्या बोलूँ। क्लियर। अब सुनो, ये हमारा यहाँ तक खत्म। हटाऊं मैं जरा, नीचे जगह नहीं है मैं लिखने के लिए, मुझे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, रोजगार के अवसर के कमी के कारण अपराध बढ़ सकता है। आप कहोगे यहाँ पर सब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा है, तभी तो मैंने कहा सब्जेक्ट पे ध्यान दो। अपराध इस सब्जेक्ट बढ़ सकता है इस वर्ब, ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो तो बाद की बात है। पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। अपराध क्राइम में बढ़ना इज इंक्रीज, बढ़ना का इंग्लिश इंक्रीज, ठीक है। अब इस तरह के वाक्य को उल्टा करते हैं। रोजगार के अवसर के कमी के कारण को पहले लगाएंगे ड्यू टू, ड्यू टू हो गया कमी, लैक ऑफ, और रोजगार का अवसर अभी तो बताया था आपको, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज। देखो सही बात है। देख लो, रेट ऑफ क्राइम ने बेटा, क्राइम का दर नहीं लिखा है मैंने सिर्फ अपराध लिखा है, अपराध का दर नहीं लिखा था मैंने, इसलिए रेट ऑफ क्राइम लगाओगे जब अपराध दर की बात करोगे तब, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस ही हैं जो आपको करने हैं। ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि किस तरह से होता है। अब आओ, मैंने आपको 12 सेंटेंसेस आज कराया है। ये नेक्स्ट आपको इसका जो पीडीएफ है दीक्षांत के सारे ग्रुप्स में ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपका पीडीएफ है सारे ग्रुप में शेयर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ वोकैबुलरी दूंगी अब, और खुद बनाओ, आप खुद कोशिश करो। हालांकि इसके जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो अब उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको वोकैब देके जा रही हूँ। पलायन, क्या था पलायन बताओ तुम? अभी तो ये सारे वर्ड सुने हो यार, है ना, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह इंग्लिश में पढ़ो ताकि कम से कम आपको वर्ड्स का दिक्कत ना हो। इस बीमारी को गांव तक पहुंचा देगा, यही तो है सब्जेक्ट, माइग्रेशन, पहुंचा देगा। वर्ब क्या, इस बीमारी को, बीमारी का इंग्लिश क्या होता है? डिजीज। और पहुंचना नहीं है, पहुंचाना है, पहुंचाना है, पहुंचना नहीं है। पहुंचना तो रीच होता है, पहुंचाना इज कैरी। देखो मैंने आपको सारे वर्ड्स देते जा रही हूं, ठीक है। अब हम शायद कैद पंछियों के दर्द को समझ सके।
कैद पंछी इज केज्ड बर्ड्स। केज बताते हैं ना, केज क्या है? जो उनके जाले होते जिसमें रखते हैं आप उसको, पंछियों के, है ना? तो उसी से बना हुआ वर्ब है केज्ड। क्लियर? कि दर्द, दर्द का इंग्लिश क्या होगा? पेन। और समझ सके, अंडरस्टैंड। चलो जल्दी फटाफट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आज अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा बनवाऊं, इसलिए मैं कह रही हूं बनाने की कोशिश करो। मे वी अंडरस्टैंड, देवेंद्र प्लीज सब्जेक्ट लगाओ। वी मे अंडरस्टैंड, वी पहले लगाओगे ना देवेंद्र। वी मे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ केज बर्ड्स नाउ। वेरी गुड, नाउ लगा देना खाली। अब के लिए नाउ। माइग्रेशन में कैरी, इस बीमारी, दिस डिजीज बेटा दीपा, दिस डिजीज टू विलेज, कैरी टू, पहुंचाना, टू लगाओगे, कहीं का जाने के लिए टू है। मैं कैरी दिस डिजीज टू विलेजेस, ये होगा। ठीक है? अब लोग इसमें क्या लिखा आपने सेकंड में? वी मे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ केज बर्ड्स नाउ। वेरी गुड निशी, वेरी गुड। वी मे अंडरस्टैंड संजू, वेरी गुड। नाउ वी मे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ केज्ड बर्ड्स। लवली, वेरी गुड। उसने मुर्गी का फोटो बना दिया है। चलो नेक्स्ट। अब लोग शायद अपने खान पान की आदत बदले। खान पान की आदत, फूड हैबिट्स, ये सारे वर्ड्स जो है ये ध्यान रखना आपको। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, खान पान की आदत, फूड हैबिट्स। और बदलना इज चेंज। अब बताओ कैसे बनाओगे? पीपल में चेंज देयर फूड हैबिट्स नाउ। वेरी गुड करिश्मा। पीपल में चेंज देयर फूड हैबिट्स नाउ। वेरी गुड। पीपल में चेंज देयर फूड हैबिट्स नाउ। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? अब मैं आपको वोकैब दे रही हूँ, आप लोग खुद तो बना ले रहे हो, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे हो, उसको सिर्फ सुधार लो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? चलिए देखिए, कई कंपनियां, कंपनीज हो गया, रास्ता अपनाना, इसका इंग्लिश लिखना रिसोर्ट, और इसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है। यहाँ रिसोर्ट का मतलब होटल नहीं है, यहाँ पे रिसोर्ट का मतलब है रास्ता अपनाना। वर्ड फिक्स्ड है, याद करो इसको, वर्ड्स याद करो। रास्ता अपनाना इस रिसोर्ट टू, और छटनी होता है रिट्रेंचमेंट। छटनी इज रिट्रेंचमेंट। ठीक है? बनाइए बनाइए। Yes, many companies may resort to retrenchment. Nishi, very good. Many companies may resort to retrenchment. Very good. हमारे नेतागण मतलब लीडर्स, मजदूरों यानी कि लेबर नहीं होता है ये, हिंदी में आप लोग लेबर बोल देते हो, इंग्लिश में लेबरर्स बोलना, मजदूरों की बात हो रही है। समस्या को ना समझ पाए, समझना इज अंडरस्टैंड। ठीक है? वफादारी की कमी का बता दिया था। लैक ऑफ क्या? वफादारी, ट्रस्ट, फेथफुलनेस। घातक का इंग्लिश है फेटल। ठीक है? बनाते जाओ, मैं करेक्शन करते जाऊंगी। अब पॉलिटिशियंस में नॉट अंडरस्टैंड बेटा द पेन ऑफ, नहीं समझे, मे नॉट अंडरस्टैंड देवेंद्र,
राहुल शर्मा, आपका सेंटेंस का फॉर्म स्ट्रक्चर गलत है. Many companies may resort to retrenchment. Our leaders may not understand the sufferings of the workers. Very good. The sufferings, समस्या, परेशानी, problems या sufferings, जो लगा दो, ठीक है ना. Many companies may resort to, बेटा follow the path मत लिखो. अब पॉलिटिशियंस वाला हो गया. वफादारी की कमी, इसका बनाओ. वफादारी की कमी, जल्दी बनाइए. देखो, नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी करो बेटा. अब हाँ, लैक ऑफ फेथ या लैक ऑफ फेथफुलनेस मे बी फेटल फॉर फ्रेंडशिप एंड मैरिज. दोस्ती और शादी दोनों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना. दोस्ती और शादी दोनों के लिए. तो आप ऐसे करोगे, लैक ऑफ फेथफुलनेस मे बी फेटल फॉर बोथ, क्या, फ्रेंडशिप, यहां लिख देती हूं ऊपर, फ्रेंडशिप एंड मैरिज. अब कहोगे आपने बोथ आगे क्यों लगा दिया. शादी और दोस्ती और शादी दोनों तो यहाँ है, तो आपने पहले क्यों लगाया. इंग्लिश में जब आप दोनों के लिए लगाना चाहते हो ना, तो बोथ पहले आता है एंड बाद में आता है, इसीलिए जोड़ा देखो. द लैक ऑफ करेज मे बी फेटल फॉर बोथ फ्रेंडशिप एंड मैरिज. लैक ऑफ लॉयल्टी भी चलेगा, फेथफुलनेस भी चलेगा, फिडिलिटी भी चलता है यहाँ पे. तो लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ फेथफुलनेस या लैक ऑफ लॉयल्टी सब चलेगा. मे बी फेटल फॉर बोथ फ्रेंडशिप एंड मैरिज, मे बी फेटल फॉर बोथ फ्रेंडशिप एंड मैरिज. कैन बी फेटल, आप मे बी फेटल लगाओगे तो चलेगा, लेकिन कैन का मतलब यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है. ऐसे कैन का इस्तेमाल हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर भी. चलो बाद में देखेंगे. हो गया. नेक्स्ट आओ, बढ़ता तापमान. बढ़ता तापमान इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है. ध्रुवीय बर्फ, पोलर आइस, पिघला, मेल्ट. और पूरी तरह से, जब पूरी तरह से की बात होगी तो इसका मतलब होता है, हम एडवर्ब हमें चाहिए और लास्ट में लगाते हैं ना, उसमें एल वाई लगाते हैं, ध्यान रखना. उसके बाद प्रतिकूल. प्रतिकूल हो गया एडवर्स, ठीक है. अब यहां पे आपको वर्ब के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या होगा. पहले 19 का बताइए. तो नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं होगा बेटा. क्रेडिबिलिटी तो आपकी होती है तो आपको लोन वगैरह मिलता है, वो अलग चीज़ है. इंक्रीजिंग टेम्परेचर में मेल्ट पोलर आइस कंप्लीटली. निशा, वेरी गुड. इंक्रीजिंग या राइजिंग टेम्परेचर, वेरी गुड. इंक्रीजिंग या राइजिंग टेम्परेचर दोनों चलेगा. ध्यान रखना, राइजिंग टेम्परेचर भी अच्छा वर्ड है. राइजिंग टेम्परेचर में मेल्ट पोलर आइस कंप्लीटली. वेरी गुड. राइजिंग टेम्परेचर may melt polar ice completely. और next, online classes में क्या असर डालेगा. इफेक्ट. इफेक्ट में प्लस वर्ब हो गया. असर डालना, प्रभाव डालना, इफेक्ट. इफेक्ट क्या, इफेक्ट किस चीज़ पर. इफेक्ट छोटे बच्चे के आंख और शरीर, इसको बनाना पड़ेगा. इफेक्ट द आइज एंड बॉडी ऑफ. छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रेन,
कर्सिव हैंडराइटिंग पे ध्यान दो। और लास्ट में एडवर्स लगा रहे हैं ना, तो वो वर्ब बनेगा और एडवर्ब बनेगा, और एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लगाते हैं एडजेक्टिव में। जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। राइजिंग टेम्परेचर में मेल्ट द पोलर आइस कंप्लीटली। ऑनलाइन क्लासेस में affect the eyes and body of small children, बेटा teenagers नहीं, small children adversely, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। ऑनलाइन क्लासेस में के बाद असर डालना, प्रभाव डालना इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या? द आइज एंड बॉडी ऑफ छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन। अब इसके बाद मैं आपको, जैसे छोटा छोटा चीज़ है, लास्ट में एडवर्ब लगाते हैं तो वो एल वाई लगता है, वो बाद में बताएंगे। बेटा इफेक्ट लगाओ, प्रतिभा ए वाला इफेक्ट लगाओ, ई वाला तो नाउन बन जाएगा। इंद्रजीत ए वाला इफेक्ट लगाओगे। मे इफेक्ट द आइज एंड बॉडी ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एडवर्सली, ठीक है। चलिए बस, अब इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं किस तरह का पैराग्राफ बनाना है। आज ऑनलाइन क्लासेस के प्रतिकूल प्रभाव को शायद ना समझ पाएँ, हम ना समझ पाएँ। छोटे बच्चे इसके लक्षण शायद जल्द ना दर्शाएं, पर निकट भविष्य में ज़रूर दर्शाएंगे। कोविड-19 शायद, मैं देखो सारा मई पर है, ज़्यादा समय तक रहे और संक्रमण से बचने के लिए विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस को जारी रख सकते हैं मतलब अगेन में ही होगा। ये बच्चों की आंखों, पीठ और बैठने की मुद्रा पर प्रभाव डाल सकती है। वे शायद शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए। खेल कूद की कमी मानसिक विकास पर भी असर डाल सकती है। लेकिन उम्मीद है कि दुनिया शायद कोविड-19 का वैक्सीन जल्द खोज निकाले और हमारी ज़िंदगी फिर शायद पटरी पर आ जाए। अब ये सब देखो आपको बनाना है। मैं आपको वर्ड्स दे के जा रही हूँ, आप समझ जाओ और आप लोग क्लिक कर लेना, क्योंकि आप ये बनाओगे नहीं लेकिन वोकैबुलरी तो कम से कम आपके पास रहेगा ना। अभी मैं इसको देके जाऊंगी। प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स मैंने कहा था लास्ट में आया, इसीलिए एल वाई लगाया। एडवर्स इफेक्ट, सिम्टम्स, लक्षण इज सिम्टम्स। अरे राम, क्या हुआ? एक सेकेंड, फिर से लिख दे रही हूँ। May have adverse effect on eyes and body of small children. Very good, Adarsh. Very good. जानते हो एक सबसे अच्छी बात मुझे IS के बच्चों के साथ ट्रांसलेशन करने में ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि एक तो वो पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उनको जल्दी वो पकड़ते हैं। जब आपका दिमाग काम कर रहा होता है ना, इसे जानते हो स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो अपना दिमाग दिन भर इस्तेमाल करते रहते हैं। अब जो बहुत सालों से पढ़ाई छोड़ते हैं ना, उनको ट्रैक में आने में, वही मैंने कहा पटरी में आने में उनको समय लगता है। आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हो। देखो सारा वर्ड्स का मैंने लिख दिया, जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है अब आप खुद बना लेना, ठीक है ना। मिटाऊं? स्क्रीनशॉट मार लो बेटा आप लोग, नहीं तो फिर मिटा दूंगी। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट।
रोहित, एसएससी स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? या आईएएस के इंस्टीट्यूट में मैं आई हूँ, तुम एसएससी वाले मुझे हर जगह पहुँच जाते हो। हाँ, एसएससी वाले हर जगह पहुँच जाते हैं। बैठने की मुद्रा था ना, बैठने की मुद्रा, तो सिटिंग पोस्चर होगा। जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है उसको हम इन्वेंट करते हैं, जो पहले से मौजूद है उसको हम लोग डिस्कवर करते हैं। जब पटरी से उतर जाता है ना तो डिरेल हो जाता है। द ट्रेन हैज़ डिरेल्ड, कोई कहता है मेरी ज़िंदगी पटरी से उतर गई है, तो माई लाइफ हैज़ डिरेल्ड। वी मे नॉट अंडरस्टैंड द एडवर्स इफेक्ट्स होगा निशा ऑफ ऑनलाइन क्लास। स्मॉल चिल्ड्रन मे नॉट शो इट्स सिम्टम्स सून होगा, अर्लियर नहीं, बट दे विल डेफिनेटली शो इट इन नियर फ्यूचर। डेफिनेटली लगा देना निशा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना रहे हो। छोटे छोटे मिस्टेक्स होंगे वो हम लोग जानते हो, धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लंडर नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, अब स्क्रीनशॉट मार लो, आप समझो ध्यान से। कंपास, पहले एक बार स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, मैं हट रही हूँ सामने से। निकट भविष्य इज नियर फ्यूचर। ठीक है, हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये वो कैप मैंने आपको दे दिया है। कंपल्सरी इंग्लिश बहुत आसान है, बशर्ते आपको पता हो कैसे पढ़ना है। आईएएस के स्टूडेंट हो, आप एसएससी के स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास समय नहीं है मेरे साथ 7-8 महीने तक लगातार इंग्लिश पढ़ते रहो, मज़े से पढ़ते रहो और पूरा डिटेल में पढ़ो, 2-2 कॉपी भर लो, आपके पास समय नहीं है। आपके पास से जितना ज़रूरी ग्रामर उतना ही में हम स्पोकन कर लेंगे, उतना में ही हम रिटन कर लेंगे, और उसके साथ ढेर सारा वोकैब। कैसा? आपके लेवल का वोकैब, जो आपका लेवल है उसका वोकैब अच्छा होता है। मैं अभी एक और यहाँ पे दे के जा रही हूँ कैन का, और उसका जो वीडियो है मेरे केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में है, उसका लिंक मैं इनसे शेयर कर लूँगी, ये आपका उनसे शेयर कर लेंगे। आप खुद देखोगे उसमें हमने संविधान से रिलेटेड बहुत अच्छा एक पैसेज दिया है। जब हम कुछ करवाएंगे थोड़ा सा ग्रामर करवाएंगे, अभी खाली मे और माइट करवाया, आपने एक चीज़ देखा, मैंने माइट बोला था लेकिन माइट कहाँ कुछ इस्तेमाल किया हमने। ग्रामर थोड़ा सा, ज़्यादा वोकैबलरी, और आपके लेवल का वोकैब जहाँ पे आप चाहते हो कि हाँ हम जब लिखें, तो आप जब जाते हो ना सीखने के लिए कहीं इंग्लिश, बच्चा यूपीएससी वाला जल्दी बोर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाता है तो छोटे छोटे बच्चे तो एक इंग्लिश में सीखने वाले आए रहते हैं, ऊपर से राम जाता है, राम खाता टाइप के ट्रांसलेशंस होते हैं, तो उनको नहीं लगता है कि हमें वो चीज़ मिल रहा है जो हमें चाहिए। यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आपका लेवल है उस लेवल का इंग्लिश। कंपल्सरी इंग्लिश का जो लेवल होता है उसमें एक ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन होता है, जिसके अलावा जो ग्रामर का पोर्शन है बहुत लिमिटेड पोर्शन से ही आपको ग्रामर का भी पूछा जाता है, वो भी आराम से हो जाएगा। अगला क्लास अविनाश कब होगा अभी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी पूरा कंप्लीटली, क्योंकि मेरा अपना कंपल्सरी इंग्लिश का तो बैच चल रहा है, वो 1 महीना हो चुका है, वो बैच चल रहा है। जल्दी ही हम बैच लॉन्च करेंगे दीक्षांत के साथ भी। और थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि बैचेस बहुत बढ़ गए। 1 महीना तक तो हम बड़े आराम किए, 10 अप्रैल को ऐसे ही मज़े में उछलते कूदते छत पर पहुंच गए, तो वहाँ स्टूडियो देख कर मन किया कि चलो
वहाँ पर स्टूडियो में यूट्यूब का भी सिस्टम था नहीं, हमने अपने मोबाइल से ही वहाँ पे शूट थोड़ा सा कर लिया। आप पहला वीडियो देखोगे कि बहुत बेकार सा शूट किया हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जो मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, अब बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई हूँ, फिर भी आपके लिए समय निकालते हैं। लेकिन आप लोगों का काम है बेटा कि कम से कम ये जो 2 मैं आपको PDF शेयर करूँगी, आप देखो, खुद समझो कि जो लेवल ऑफ इंग्लिश है आपको क्या चाहिए और आज तक आप क्या कर रहे थे। ठीक है ना, आपके विचार करने के लिए मैंने आज आपको क्लास लिया है, क्योंकि मैं आपके रग रग से वाकिफ़ हूँ। आप लोगों को मैं 2005 से पहचानती हूँ। हिंदी मीडियम वाले छात्र बहुत मेहनत करते हैं, डबल मेहनत करते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को भी कंपनसेट कर रहे होते हैं जो उनको स्कूल में नहीं मिला होता है, और उसके साथ फिर उनकी जद्दोजहद रहती है कंपल्सरी इंग्लिश के साथ। और स्पोकन तो भूल जाओ, वो समझ नहीं पाते कि स्पोकन भी करना है हमें। इसीलिए आपको 3 चीज़ें करनी है मेरे साथ। एक तो कंपल्सरी इंग्लिश, दूसरा आपकी पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कैसे होगा? कोई सामने से एक लाइन बोलता है इंग्लिश का, आपके पसीने छूट जाते हैं। यार, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, है ना, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आपका कॉन्फिडेंस पर वो हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। अब जिस चीज़ के लिए डगमगा जाता है, क्यों उसको छोड़ें? आप जब IAS बनने का सपना देख सकते हो, मतलब समझ रहे हो, भारत का जो सबसे बड़ा पोस्ट है, आप उसका सपना देख रहे हो, आप तो सीधा ये बोलना चाहिए, यार इसको करने के लिए मुझे फ्रेंच भी सीखना पड़ेगा तो मैं फ्रेंच सीखूंगा। इंग्लिश की कोई औकात नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, कुछ नहीं है। सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपको 3 महीना में, यार मैं आपको इसलिए आपको एश्योर कर सकती हूँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कंपल्सरी इंग्लिश में जो लड़का फेल होके आया था मेरे पास, वो तीसरे महीने स्पोकन किस तरह का कर रहा था, क्योंकि उस समय तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बनते थे ना, क्लास में 20-25 बच्चों का। सामने पोडियम पे मैं 15-20 चिट रख देती थी, आओ चिट उठाओ, जो टॉपिक निकले उस टॉपिक से आप बोलो। और जैसे किसी का रिसेशन निकला, किसी का कोई कुछ भी, आप देखो इकोनॉमी हो, करंट हो, बहुत सारे पॉलिटी हो, आर्टिकल 15 है ना, ये सब पे वहाँ पे टॉपिक पड़ा रहता था, और उससे उठा के वो सीधा सीरियली शुरू करता था। तो आफ्टर 7-8 मिनट्स मुझे रोकना पड़ता था कि दूसरों को भी टाइम देना है। मतलब उस लेवल का इंग्लिश हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि आपका चलता फिरता दिमाग है, आपका बंद पैक्ट नहीं है। इसीलिए आप लोग मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में जब पहुँचोगे ना, तो इंटरव्यू में भी आगे से अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में क्वेश्चन का जवाब देने की हैसियत में रहोगे। और ये ध्यान रखना, इंग्लिश कुछ नहीं है, आपका सबसे पहले जो अंदर डर समाया हुआ है ना, पहले उसको निकालना है। इंग्लिश बहुत आसान है। थैंक यू सो मच।